हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना को लेकर आई हूं और आज का हमारा कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि प्रस्तावना कौशल का क्या मतलब होता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है बच्चों के द्वारा प्रकरण को निकलवाना। कौन निकलवाएगा? आप निकलवाएंगे। आप कौन? भावी शिक्षक। जो भावी शिक्षक है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को उनको छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण यानी कि टॉपिक से कैसे जोड़ा जाए। तो हम पहले भी जानते हैं कि बच्चे कोई स्लेट नहीं होते हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान हर चीज़ का होता है। तो हम बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की जो कला है वो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत सिखाई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। मैंने पहले भी बता रखा है कि हर कॉलेज का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है पाठ्य योजना तैयार करने का, और ये हमारे कॉलेज का फॉर्मेट है जिसमें हम एक साइड में प्रस्तावना कौशल से संबंधित प्रश्न उत्तरों को लिखते हैं और दूसरे साइड में कौशल के घटक को लिखा जाता है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा कौशल, जब हम ये जांच हो रही, जब आप शिक्षण कार्य करेंगे तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा उसी समय आपके शिक्षण के दौरान ही, ताकि मूल्यांकन करने में आसानी हो, इसलिए दोनों ही चीज़ें आमने सामने लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है अब हमारे कॉलेज का। आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से तैयार करिएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है पाठ्य योजना तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर लिखेंगे प्रस्तावना कौशल संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम। आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम यहाँ पे नहीं दिया जाता है क्योंकि ये कार्य जो होता है आपके अपने विद्यालय में होता है जहाँ पे आप शिक्षण कार्य ले रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ आप खुद शिक्षण कर रहे होते हैं वहीं पे होता है। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो इसमें पहला है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप एक शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 6 के लिए बना है। विषय हमारा सामाजिक विषय है। उप विषय इतिहास है। चक्र जो है 5वां और अवधि जो है 6 मिनट की है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कौशल होते हैं उन सबकी अवधि जो होती है 6 मिनट ही होती है और हमें इन कौशलों को 5 से 7 मिनट के अंदर में खत्म करना होता है। उसके बाद नंबर आता है प्रकरण का। प्रकरण यानी कि टॉपिक। तो प्रकरण हमने डाल दिया कि हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हमने यहाँ लिख रखा है, लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है ये लिखना नहीं है, सिर्फ प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ देना है। हेडिंग हम कब लिखेंगे? जब बच्चों से हम प्रकरण निकलवा लेंगे तब लिखेंगे, नहीं तो ये ब्लैंक ऐसे ही रहता है। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को हर विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होता है, तो हम उसमें लिखते हैं कि छात्रों को हड़प्पा सभ्यता, अगर नहीं लिखना है हड़प्पा, चूंकि कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी है, नहीं तो ऐसे लिखते हैं कि छात्रों को प्रकरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं। तो पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और तीसरा होता है छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है बच्चों से, बच्चों बताओ पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि पाषाण युग को 3 भागों में या 3 युगों में बांटा गया है। तो यहाँ से हम 3 को लेके अगला प्रश्न बनाएंगे कि अच्छा बताइए तो फिर 3 युगों के नाम बताइए, कौन कौन से 3 युग में बांटा गया है? तो बच्चे जवाब दे देंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, या काल कह लें या युग कह लें, इस तरह से बांटा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरा पाषाण काल को लिया और नेक्स्ट प्रश्न बना दिया कि पूरा पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि पाषाण काल में मानव जो है नदियों के किनारे रहता था। ठीक है, तो फिर हमने नदियों के किनारे रहता था, हमने नदी को लिया, नदी को लेकर के अगला प्रश्न बना लिया। अच्छा तो बताओ सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो देखिए बच्चे यहाँ पे बता भी सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और नहीं भी बता सकते। अगर बता दिया हड़प्पा सभ्यता का तो अगला क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नहीं तो बच्चे यहाँ पर भी मौन हो सकते हैं और ये उनके लिए समस्यात्मक हो सकता है। ठीक है, जब समस्यात्मक हो जाएगा तो आपका प्रकरण यहाँ भी निकल सकता है। सपोज अगर किसी बच्चे ने बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, तो आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह से क्वेश्चन जब हम इलॉबरेटेड आंसर पूछते हैं तो बच्चे जरूर मौन हो जाते हैं। 1 वर्ड आंसर तो कोई भी दे देता है, लेकिन जब आप इलॉबरेटेड आंसर पूछते हैं, विस्तृत आंसर पूछते हैं, तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देते हैं। जब संभावित आंसर होता है तो वो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाता है। जब समस्यात्मक हो जाता है तो समझिए कि हमारा प्रकरण निकल गया। तो हमारा प्रकरण यहाँ निकल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता। तो फिर हम उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और आज का हमारा उद्देश्य था आपको हड़प्पा सभ्यता से अवगत कराना। और हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रकरण के आगे कि हड़प्पा सभ्यता।
उसके बाद नंबर आता है, दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरा पेज जो होता है वो होता है प्रस्तावना कौशल निरक्षर तालिका का। तो उसमें इस तरह से बनाते हैं, निरक्षर तालिका हेडिंग डालते हैं, फिर लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण, और प्रकरण हमारा है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें इस तरह से कौशल के घटकों को लिखा होता है। मूल्यांकन का कॉलम बोलते हैं इसे, जिसमें हर जितने भी कौशल होते हैं उन सबका अपना अपना घटक होता है। और हम जब भी प्रश्न तैयार करना होता है इन घटकों को ध्यान में रखकर ही प्रश्न तैयार किया जाता है, और कौशल जो प्रदर्शन होता है इन घटकों के अनुसार ही प्रदर्शन किया जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे इनका संबंध है। तो जैसे हमारा कौशल का पहला घटक है कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। क्या पूर्व ज्ञान से संबंध? मतलब बच्चों से आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इस तरह के तो इजी प्रश्न है ना कि जो बच्चों को पता है। अगर हाँ तो यहाँ टिक होगा, नहीं तो फिर यहाँ टिक होगा। फिर दूसरा सवाल, प्रश्नों में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का क्या मतलब? मतलब कि जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, तो बच्चों ने जो पहले प्रश्न का आंसर दिया उसी आंसर को लेके आपको दूसरा प्रश्न तैयार करना है। फिर दूसरे प्रश्न का आंसर दिया बच्चों ने, तो उस दूसरे प्रश्न के आंसर को लेके आपको तीसरा प्रश्न तैयार करना है। तो क्या इस तरह की क्रमबद्धता आपने देखी? तो यदि हाँ आपने देखी तो यहाँ पे टिक होगा, नहीं तो यहाँ टिक होगा। फिर है प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि। अवधि कितनी थी? 6 मिनट की थी। तो क्या आपने जो पढ़ाना जब शुरू किया तो आपने जो सारा कार्यक्रम था लिखने का और पढ़ाने का 6 मिनट के अंदर खत्म कर लिया? यदि हाँ तो यहाँ पे होगा, नहीं तो फिर इस जगह पे टिक होगा। फिर नेक्स्ट है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। मतलब जब आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, आप बच्चों के सामने खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हैं जाके, तो बच्चों की ओर देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम चुपचाप खड़े हो गए हैं या शर्मा रहे हैं, आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है, या किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो बस देखे ही जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, या उसी से सिर्फ टॉक कर रहे हैं। इस तरह की तो चीजें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी क्लास में जाए तो फुल एक्टिव होने चाहिए, फुल टॉकेटिव होने चाहिए। सारे बच्चों से आपको बात करना है, आप क्योंकि आप सभी को पढ़ा रहे हैं, आप किसी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको सबको आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, लगभग आप सभी को देखें, सभी से प्रश्न पूछें, ठीक है। इस तरह की चीज होनी चाहिए, फुल एक्टिव होना चाहिए, बच्चों से धीरे धीरे बात नहीं करना है, क्लास में अनुशासनहीनता नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो यदि आपने ये सब चीजों का ध्यान रखा है तो आपका यहाँ टिक होगा, नहीं तो यहाँ टिक होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। तो अगर आपका मतलब कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आपको प्रकरण पढ़ाना है, क्या वो आपस में संबंधित हैं या फिर अलग अलग है? अगर संबंधित है तो यहाँ ठीक होगा, नहीं तो यहाँ ठीक होगा। तो ये थी हमारे कौशल के घटक, प्रस्तावना कौशल के। उसके सपोज अगर आपके सारे घटकों में ये वाला मूल्यांकन का कॉलम हाँ में आ जाता है, सारा ही टिक हो जाता है ओके में, ठीक है, तो आपका कहा जाता है कि आपने शिक्षण कार्य जो है अच्छा किया। और इनकेस अगर नहीं वाले पोर्शन पे टिक हो जाता है तो कहते हैं कि आपका शिक्षण कार्य उत्तम नहीं था, आपको फिर से पाठ्य योजना तैयार करनी है, आपको फिर से शिक्षण कार्य करना है। तो ये थी, इस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाता है। जो आपके फ्रेंड है, आपके अंदर जो कमियां होंगी उसको जो है आपके फ्रेंड बताएंगे और आपकी आलोचना के संबंध में लिखेंगे कि आपने जो है प्रश्नों में क्रमबद्धता नहीं थी या फिर अध्यापक में उत्साह की कमी थी। मतलब इस तरह से जो भी आपके अंदर कमियां होंगी वो आपके फ्रेंड जो है आपकी आलोचना और साथ ही साथ आपको सुझाव देंगे कि आप अपने शिक्षण कार्य में किस तरह से सुझाव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे लिखते हैं हस्ताक्षर सहपाठी एवं हस्ताक्षर निरीक्षक का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल से संबंधित। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।